गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का आज के ग्रामर क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम किस प्रकार से किन वाक्यों में कौन सा वर्ब लगाएंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इसके कुछ नियमों को, कुछ रूल्स को ध्यान से पढ़ना होगा और जानना होगा, जिसके लिए हम उदाहरण या एग्जाम्पल्स का उपयोग करेंगे और इन उदाहरणों और रूल्स से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कर्ता का क्रिया के साथ वाक्य में किस प्रकार का सामंजस्य होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सब्जेक्ट क्या है, कर्ता किसे कहते हैं। तो वाक्य में कर्ता हम उसको कहते हैं जिसके विषय में या तो हम कुछ कहते हैं या जो कार्य करने वाला होता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर या रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो इन दो वाक्यों में रोज और रायपुर ये दो कर्ता या सब्जेक्ट है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में हम बता रहे हैं कि रोज सबसे खूबसूरत फूल है और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। उसी प्रकार से अगर हम बोले राम इज लक्ष्मण्स एल्डर ब्रदर या द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो इन दो वाक्यों में हम राम और द बॉय हु फर्स्ट इन द क्लास, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, राम या वह लड़का जो क्लास में प्रथम आया, ये दोनों कर्ता हैं क्योंकि हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैं और ये वाक्य में कर्ता का कार्य करते हैं या फिर हम कर्ता के विषय में कुछ बताते हैं। उसी प्रकार से वर्ब क्या है, तो वर्ब दो तीन प्रकार से हम उसको जान सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और वो है, वर्ब को हम या तो एक्शन वर्ड बोल सकते हैं या मेंटल प्रोसेस यानी हमारे मस्तिष्क में जो बातें चल रही होती है, जैसे आई थिंक मैं सोचता हूँ, या आई बिलीव मुझे विश्वास है। तो ये मुझे विश्वास है या मैं सोचता हूँ, या आई रियलाइज मुझे महसूस होता है। तो इस प्रकार के जो वर्ब्स हैं वो हमारा मेंटल प्रोसेस को बताते हैं। और जैसे रन है, ईट है, स्लीप है, रीड है, वॉक है, रन है, ये सारे वर्ब्स जो है वो किसी कार्य का होने का बोध कराते हैं। और तीसरा है स्टेट ऑफ बीइंग यानी बी, सीम, रिमेन, बिकम। ये सारे वर्ब्स जो हैं वो किसी भी चीज का होना, एग्जिस्ट होना, उसका होने का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से हम वर्ब को कह सकते हैं कि इट इज अ वर्ड ऑफ एक्शन, अ मेंटल प्रोसेस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विथ वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। तो ये है कि क्रिया का किसी भी वाक्य में उसके कर्ता के साथ एक सामंजस्य, एक तालमेल होना चाहिए। तो इस तालमेल या सामंजस्य को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यह तालमेल किस पर निर्भर करता है, पर्सन और नंबर, यानी सिंगुलर है कि प्लूरल है, और सब्जेक्ट किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो इस प्रकार से हम ये जानेंगे कि इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट्स वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। अगर किसी वाक्य में हमारा कर्ता एक वचन है तो जो हम क्रिया उसके साथ लगाएंगे वो भी एक वचन होना चाहिए। उसी प्रकार से इफ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल इट्स वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल। तो उसी प्रकार से हम ये भी कहेंगे कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट जो है कर्ता अगर बहुवचन है तो उसका वर्ब या क्रिया भी बहुवचन होना चाहिए। तो इसे हम समझने के लिए हमें कुछ नियमों को जानना है। अब पहला नियम यह है कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन एंड शब्द से जुड़े हुए हों तो ऐसे कर्ता को या ऐसे सब्जेक्ट
या नाउन या प्रोनाउन को हम बहुवचन मानते हुए उसके साथ बहुवचन वाला वर्ब का उपयोग करेंगे। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। Potatoes and onions cost 20 rupees a kilo। इसी प्रकार से इस नियम में एक अपवाद है। अपवाद यह है कि अगर हम दो नाउन या प्रोनाउन को एंड शब्द से जोड़ करके लिखते हैं, लेकिन दोनों नाउन या प्रोनाउन से एक ही सिंगल आइडिया, एक ही प्रकार का आइडिया अगर हो, या इसको हम एक सिंगल यूनिट मान ले, तो ऐसे वाक्यों में हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर या एक वचन होगा। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, या ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी फूड। तो ये दोनों वाक्यों में स्लो एंड स्टेडी जो है वो एक सिंगल आइडिया को बताता है, उसी प्रकार से ब्रेड एंड बटर जो है वो एक सिंगल यूनिट है। तो ऐसे सिंगल आइडिया या सिंगल यूनिट वाले वाक्यों में जहाँ कर्ता है उसके साथ हम एक वचन का वर्ब या क्रिया लगाएंगे। हमारा दूसरा जो रूल है उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे वाक्यों में दो नाउन या दो प्रोनाउन हैं और वो जुड़े हुए हैं इन कंजंक्शन से, संयोजक से, जैसे एज वेल एज है, इन एडिशन टू, नो लेस देन, विथ, along with, together with, ऐसे कंजंक्शन से अगर जुड़े हुए हों तो हम इसमें वर्ब जो लगाएंगे वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट यानी पहले कर्ता के हिसाब से लगेगा। ऐसे वाक्यों में जहां पर अगर दो कर्ता हैं और जहां वाक्य में एज वेल एज, इन एडिशन टू, नो लेस देन, विथ, along with, together with जैसे कंजंक्शंस का उपयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों में हम वर्ब फर्स्ट पर्सन यानी पहले कर्ता के हिसाब से लगाएंगे। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, आई along with my friends am going on a tour। अब यहाँ पर देखो पहला जो कर्ता है वो आई है, दूसरा जो है माई फ्रेंड्स है। अब हम पहला कर्ता के हिसाब से आई एम लगाएंगे, न कि माई फ्रेंड्स के हिसाब से आर लगाएंगे। उसी प्रकार से सेकंड वाले वाक्य में देखेंगे, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर परफॉर्मिंग द डांस। इसमें भी दो कर्ता है, दो सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड्स और आई। तो पहला सब्जेक्ट जो है, पहला कर्ता माई फ्रेंड्स प्लूरल या बहुवचन है, तो उसके हिसाब से हमने वर्ब इसमें लगाया है आर। तीसरे वाक्य में, मिस्टर शर्मा टुगेदर विथ हिज फैमिली लिव्स नेक्स्ट डोर। अब यहाँ पर मिस्टर शर्मा और हिज फैमिली दो सब्जेक्ट हैं इस वाक्य में, तो पहला सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा है जो एक वचन है, उसके हिसाब से हमने वर्ब लगाया है लिव्स। चौथे वाक्य में, आई नो लेस देन यू एम टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस इशू। इस वाक्य में भी दो सब्जेक्ट है, आई और यू, और पहला सब्जेक्ट है आई जिसके हिसाब से हमने एम वर्ब का प्रयोग इस वाक्य में किया है। अब चलते हैं रूल नंबर 3, तीसरे रूल पे। बहुत सारे ऐसे वाक्य हम देखते हैं जिसमें नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हुआ रहता है। तो ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये जितने भी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नो सूनर देन, ये सारे जो हैं उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो जिन वाक्यों में कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं और ऐसे वाक्यों में जहां दो सब्जेक्ट होते हैं, तो इन वाक्यों में हम सेकंड सब्जेक्ट यानी सेकंड जो कर्ता है उसके हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर हार्ड वर्किंग। इस वाक्य में नॉट ओनली बट ऑल्सो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और इस वाक्य में ही और हिज फ्रेंड्स दो कर्ता का उपयोग हुआ है। तो ही पहला कर्ता है, हिज फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट है, तो दूसरे सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स के हिसाब से हम आर वर्ब का यूज करेंगे जो प्लूरल है। सेकेंड सेंटेंस में, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज गोइंग फॉर द एक्सकर्शन।
इस वाक्य में भी दो सब्जेक्ट हैं, पहला है द स्टूडेंट्स, दूसरा है द टीचर। तो दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है द टीचर, उसके हिसाब से हम इज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तीसरे वाक्य में आइदर गॉड और द डॉक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ। इस वाक्य में भी दो कर्ता दो सब्जेक्ट है, पहला है गॉड, दूसरा है द डॉक्टर्स, और सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारा द डॉक्टर्स प्लूरल है, बहुवचन है, उसके हिसाब से हम इस वाक्य में भी आर वर्ब का उपयोग या प्रयोग करेंगे। तो इस रूल के हिसाब से हम ये देखते हैं कि जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस वाले वाक्य हैं उसमें हम सेकंड सब्जेक्ट दूसरे वाला कर्ता के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब चौथे रूल में हम ये देखते हैं कि कई बार हम ये कहते हैं कि वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हम वाक्य में वर्ब जिस भी कर्ता के सबसे पास हो उस कर्ता के हिसाब से हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, ऐसा अधिकांश कहा जाता है, लेकिन ये एक गलत विचार है। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ न्यू कार्स, और इसमें दो ऑप्शन है आर और इज राइजिंग। तो हमारा वाक्य जो है, हमारा उत्तर जो है इसमें होगा द कॉस्ट ऑफ न्यू कार्स इज राइजिंग। उसी प्रकार से हम जब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द अपीयरेंस ऑफ हिज क्लोथ्स इज और आर वेरी बैड, तो यहाँ पर भी हमारा वर्ब जो है वो क्लोथ्स के हिसाब से नहीं होगा, वो अपीयरेंस के हिसाब से होगा, और हम लगाएंगे इज। द अपीयरेंस ऑफ हिज क्लोथ्स इज वेरी बैड। अब हम इन दोनों वाक्यों में या दोनों उदाहरण में ये देखते हैं कि हमको जो वर्ब लगाना है वो किसके बाद लगाना है, द न्यू कार्ड्स और दूसरे में हिज क्लोथ्स, और ये दोनों प्लूरल हैं। लेकिन जो हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट के करीब होने के कारण हमको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना है, तो यहाँ पर देखो ये गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि न्यू कार्स प्लूरल है और हिज क्लोथ्स भी प्लूरल है। लेकिन हम इन वाक्यों में द कॉस्ट और द अपीयरेंस के हिसाब से हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, और हमारा सेंटेंस बन गया द कॉस्ट ऑफ न्यू कार्स इज राइजिंग, द अपीयरेंस ऑफ हिज क्लोथ्स इज वेरी बैड। पांचवें नियम के हिसाब से हम ये देखते हैं कि जिन वाक्यों की शुरुआत ईच, एवरी, नाइदर, आइदर इन शब्दों से हुआ है, ऐसे वाक्यों में हम सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन वाली क्रिया का प्रयोग करेंगे, चाहे इन वाक्यों में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल या बहुवचन ही क्यों ना हो। तो अगर वाक्य हमारा ईच, एवरी, नाइदर, आइदर जैसे शब्दों से शुरू होता है, लेकिन इसमें उसका जोड़ी नहीं होना चाहिए, जैसे आइदर के साथ और या नाइदर के साथ नॉर, ये जोड़ी नहीं होना चाहिए। उस वाक्य में सिर्फ ईच, एवरी, नाइदर या आइदर एक ही शब्द होना चाहिए, और इन शब्दों से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उन वाक्यों में हम सिंगुलर वर्ब एक वचन वाली क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आइदर ऑफ द बॉयज इज नॉट अलाउड टू गो आउट, या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज सपोज्ड टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स। हालांकि इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि बॉयज और स्टूडेंट्स प्लूरल है, बहुवचन है, फिर भी हमारा क्रिया जो है वो एक वचन है, इज। अगला जो रूल है वो है कि अगर हमारा इफ वी हैव अ प्लूरल नाउन यूज्ड एज अ सिंगल सब्जेक्ट, अगर हमारा जो नाउन है वो बहुवचन हो लेकिन हम उसको सिंगल सब्जेक्ट मानते हैं, सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है वो सिर्फ एक शब्द से ही नहीं बनता, एक से अधिक शब्दों का समूह भी कर्ता बनता है। जैसे इसमें हम उदाहरण देखेंगे, 5 मिलियन रुपीज। अगर हम 5 मिलियन रुपीज देखेंगे तो ये प्लूरल नाउन है, लेकिन ये क्या है, एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो 5 मिलियन रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट।
उसी प्रकार से 5000 माइल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि ये एक सिंगल सब्जेक्ट है, एक यूनिट में लिया गया कर्ता, तो ऐसे कर्ता के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए 5000 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब 7वें रूल पे हम आते हैं, और 7वां रूल हमको ये कहता है कि इफ वी हैव टू नाउन्स प्रीसीडेड बाय एन आर्टिकल एंड जॉइंड बाय एन, इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। हमको ये रूल ये बताता है कि अगर हमारे पास दो संज्ञा हैं और दोनों संज्ञाओं के पहले द आर्टिकल लगा है, तो हम उसको प्लूरल मानेंगे, और ये दोनों संज्ञा जो है एंड शब्द से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको प्लूरल मानेंगे और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर हमारे पास दो नाउन हैं जिसमें से पहले नाउन के साथ आर्टिकल है लेकिन दूसरे के साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों नाउन्स को सिंगुलर मानेंगे, एक व्यक्ति के लिए कहा गया मान करके उसमें सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे उदाहरण है, द एक्टर एंड द सिंगर हैव अराइव्ड। यहाँ पर हमने इस वाक्य में हैव वर्ब का प्रयोग किया है जो प्लूरल है। क्यों? क्योंकि द एक्टर और द सिंगर ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। और जब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे, द एक्टर एंड सिंगर हैज अराइव्ड, इस वाक्य में हमने हैज सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर द एक्टर एंड सिंगर एक ही व्यक्ति है, दो नहीं है। पहले वाक्य में द एक्टर द सिंगर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और सेकंड वाले में द एक्टर एंड सिंगर में ये एक ही व्यक्ति है, इसलिए पहले वाक्य में प्लूरल वर्ब, सेकंड वाले वाक्य में सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग किए हैं। आते हैं अब हम अपने 8वें रूल पे, सेंटेंसेस बिगनिंग विद मेनी एंड अ ग्रेट मेनी। ये हमारा वाक्य अगर मेनी अ से शुरू हो रहा है या अ ग्रेट मेनी से शुरू हो रहा है, तो इन दोनों वाक्यों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो sentences beginning with many a will be followed by a singular subject as well as singular verbs. अब many a से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उसके आगे सब्जेक्ट भी सिंगुलर लगेगा और वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। उसी प्रकार से अ ग्रेट मैनी से शुरू होने वाले वाक्य में सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, यानी कर्ता भी बहुवचन होगा, और उसकी क्रिया या वर्ब भी बहुवचन या प्लूरल होगी। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, पहला वाला, मेनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ ऑन द बैटलफील्ड। मेनी अ सोल्जर, मेनी अ से शुरू हुआ वाक्य जिसमें सोल्जर भी एक वचन है और हैज जो है वो भी एक वचन वाला ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरे वाक्य में अ ग्रेट मेनी पीपल, अ ग्रेट मेनी से शुरू हुआ वाक्य, पीपल जो है प्लूरल है यानी लोग, और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब हैव का हमने प्रयोग किया है। तो मेनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ ऑन द बैटलफील्ड, अ ग्रेट मेनी पीपल हैव कम फॉर द मीटिंग। तो इस नियम या इस रूल के हिसाब से हमको ये याद रखना है कि मेनी अ से शुरू होने वाले वाक्य अपने साथ एक वचन वाला कर्ता भी लेगा और एक वचन वाला क्रिया। उसी प्रकार से अ ग्रेट मेनी से शुरू होने वाले वाक्यों में हमारा कर्ता भी बहुवचन होगा और हमारा क्रिया भी बहुवचन होगा। अब आते हैं हम अगले रूल पे। अगला रूल हमारा ये बोलता है कि इफ वी हैव एन अनफुलफिल्ड कंडीशन, अगर ऐसी स्थिति है जो अनफुलफिल्ड है, अनफुलफिल्ड यानी अधूरा, जो कंडीशन अधूरा है, which contains words like if, as though, even if, wish, etc. ऐसे अनफुलफिल्ड या अधूरे कंडीशन वाले वाक्यों में अगर if, as though, even if, wish जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, एंड वी हैव टू बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, और वर्ब का हमारा टू बी फॉर्म में कौन कौन सा वर्ब्स आते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, शैल। तो ऐसे वर्ब्स अगर हम यूज करते हैं इन वाक्यों में, तो इट विल ऑलवेज बी प्लूरल इन फॉर्म,
बी इट द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो ऐसे वाक्यों में हमारा कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हमारा क्रिया जो है वो हमेशा बहुवचन और पास्ट फॉर्म में रहेगा। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए एक वाक्य लिखते हैं, शी बिहेव्स एज इफ शी इज माई बॉस। इसमें एक अनफुलफिल्ड कंडीशन है कि उसका व्यवहार ऐसे है जैसे कि वो मेरी बॉस है। तो ये वाक्य में हम जो इज का प्रयोग किए हैं ये गलत है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो ये होगा, शी बिहेव्स एज इफ शी वर माई बॉस। तो ये जो सेंटेंस है उसमें हमने सब्जेक्ट शी के साथ शुट्टे का प्लूरल वर्ब, हमने एक प्लूरल वर्ब बहुवचन वाला वर्ब और वो भी पास्ट टेंस भूतकाल में लिया है, क्योंकि ये स्थिति अभी बनी नहीं है। कहने का मतलब है कि इस वाक्य में उसका बिहेवियर जो है वो ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो मेरी बॉस है। यहाँ पर सही में बॉस नहीं है, सचमुच में वो बॉस नहीं है, ये एक अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ऐसा है ही नहीं, ये स्थिति है ही नहीं। और ऐसे वाक्यों में जहाँ पर स्थिति है ही नहीं वहां पर हम पास्ट फॉर्म और प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। अगला रूल हमारा है, इफ वी हैव सेंटेंस बिगिनिंग विद द नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ या नंबर ऑफ, then the noun or subjects we use should be plural and the verbs used as well should be plural. अब हम अगले रूल में ये देखते हैं कि अगर हमारा वाक्य इन शब्दों से, इन फ्रेजेस से चालू होता है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या नंबर ऑफ, इनसे अगर हमारा वाक्य शुरू होता है तो ऐसे वाक्यों में हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल या बहुवचन होगा और उसके साथ प्रयोग में आने वाले क्रिया जो है वो भी प्लूरल या बहुवचन होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, वेयर भी प्लूरल है। सेकंड में, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स हैव फॉलन टू द ग्राउंड। यहाँ पर अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ फ्लावर्स है जो बहुवचन करता है और हैव भी बहुवचन वाला हुआ। थर्ड एग्जाम्पल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। यहाँ पर भी नंबर ऑफ के बाद जो हमने कर्ता का प्रयोग किया वो बहुवचन है, स्टूडेंट्स, और आर सफरिंग, आर जो है वो भी बहुवचन वाला वर्ब है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी वाक्य जिसकी शुरुआत अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या नंबर ऑफ से हो तो ऐसे वाक्यों में हमारा कर्ता और क्रिया दोनों बहुवचन में होंगे। इसी के विपरीत अगर हमारा वाक्य जो है वो शुरू होता है द नंबर ऑफ, तो इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ नाउन्स सब्जेक्ट्स फॉलोड बाय इट विल बी प्लूरल एंड द वर्ब्स यूज्ड विल बी सिंगुलर। तो इसमें एक अलग बात यह है कि ऐसे वाक्य जो द नंबर ऑफ से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों में हमारा सब्जेक्ट जो है वो तो प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा, लेकिन उसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इज राइजिंग दिस ईयर। यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ और एब्सेंटीज जो है वो प्लूरल है लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर है। वैसे ही द नंबर ऑफ बॉक्सेस मिसिंग इज ब्लैक इन कलर। यहाँ पर द नंबर ऑफ के बाद जो करता है बॉक्सेस वो प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन हमारा वर्ब जो है यहाँ पर इज सिंगुलर है। तो हमें इस रूल के हिसाब से दो चीज याद रखना है कि अगर हमारा वाक्य ए नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ या नंबर ऑफ से शुरू होता है तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होगा, और उसके जस्ट विपरीत अगर हमारा वाक्य द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो उसमें सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। अब अगले रूल पे हम आते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब हो और दो मेन वर्ब हो तो ऐसे वाक्य जो है वो गलत होते हैं, because both the main verbs are to be preceded by auxiliary verbs according to the number of the subject used in the sentence. तो जो भी कर्ता हम ऐसे वाक्यों में यूज करते हैं उस कर्ता के नंबर के हिसाब से कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन वाला कर्ता है,
तो उसके हिसाब से हम क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। इसलिए दो, अगर हमारे पास मेन वर्ब है तो उसके साथ हमको दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं 10 कैंडिडेट्स हैव वन द इलेक्शन एंड वन लॉस्ट। 10 कैंडिडेट्स जो है उनने इलेक्शन जीता और एक हार गया। तो ये वाक्य जो है वो गलत है, क्योंकि हमारे पास इस वाक्य में दो मेन वर्ब है, पहला है वन और दूसरा है लॉस्ट। तो इसमें सिर्फ एक ही मेन वर्ब के साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है, वो है वन के साथ हैव, और लॉस्ट के साथ हमने कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाया है। तो ऐसा वाक्य या ऐसा लिखना जो है वो गलत है। इसका सही होगा 10 candidates have won the election and one has lost। तो वन और लॉस्ट जो दो मेन वर्ब है, ये दोनों के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पर 10 कैंडिडेट्स के हिसाब से हमने वन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है हैव, और दूसरे वर्ब मेन वर्ब जो है लॉस्ट, उसके साथ हमने, क्योंकि ये सिंगुलर है वन, इसलिए हमने सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है। अब अगले रूल को हम देखते हैं। If we write a sentence with one main verb and two auxiliaries, the sentence will be incorrect। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई वाक्य में एक मेन वर्ब है और हमने दो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है, मतलब एक मेन वर्ब के साथ एक ऑक्सिलरी, लेकिन दूसरे ऑक्सिलरी के साथ हमने मेन वर्ब का उपयोग ही नहीं किया है, तो ऐसे में हमारा वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। बिकॉज विथ टू मेन वर्ब्स टू ऑक्सिलरीज शुड बी यूज्ड, क्योंकि दो मेन वर्ब के साथ दो ऑक्सिलरी का प्रयोग होना जरूरी है। जिस प्रकार से हमने पहले वाले नियम में देखा, उसी प्रकार से इस नियम में भी, जैसे दो मेन वर्ब के साथ दो ऑक्सिलरी लगना चाहिए, उसी प्रकार से दो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ दो मेन वर्ब भी लगना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम एक सेंटेंस अगर बोलते हैं शी हैज नेवर एंड विल नेवर डू इट, तो इस वाक्य में हम क्या देखते हैं कि ये गलत है। गलत इसलिए है कि पहले वाला जो हैज ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं, दूसरे वाले ऑक्सिलरी वर्ब विल के साथ मेन वर्ब डू है। तो ये वाक्य जो है वो गलत है। शी हैज नेवर एंड विल नेवर डू इट, ये सेंटेंस गलत है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? शी हैज नेवर डन एंड विल नेवर डू इट। चूंकि हैज एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, इसलिए हमने उसके साथ डू का तीसरा फॉर्म डन का प्रयोग किया है, और हमारा वाक्य जो है सही वाक्य ये बनेगा शी हैज नेवर डन एंड will never do it। तो we have two main verbs done and do and two helping verbs has and will। तो इस वाक्य में हमारे पास दो मेन वर्ब है done और do, और उसी प्रकार से has और will दो ऑक्सिलरी वर्ब है। तो रूल नंबर 11 और 12 एक दूसरे के जस्ट मिलते जुलते पूरक हैं कि दो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ दो मेन वर्ब लगना चाहिए, या दो मेन वर्ब के साथ दो ऑक्सिलरी वर्ब लगना चाहिए, अन्यथा हमारा वाक्य जो है वो गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ नियमों को जाना जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए करते हैं, और इन नियमों की जानकारी अगर हमें है या हम इसके प्रति थोड़ा सजग हैं, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम पूरे समझ में आ गए होंगे, और आप इस पे आधारित प्रश्नों का सही उत्तर लिख सकेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।